विद्यार्थियों, ऐतिहासिक अध्ययन की इस कक्षा में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं और अभी मैं बात करूंगा पद्मिनी की ऐतिहासिकता से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में। अपने पूर्ववर्ती व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए उस व्याख्यान की अनवरत श्रृंखला के अंतर्गत भाग 2 में मैं आपसे बात करूंगा, इतिहासकारों के विविध मतों का विवेचन करूंगा, जिसके आधार पर उन्होंने पद्मिनी की ऐतिहासिकता को सिद्ध करने का या पद्मिनी की ऐतिहासिकता के विपक्ष में मत देने का प्रयास किया। पक्ष और विपक्ष दोनों बारे में जो जानकारी हमें उपलब्ध है, इन सभी तथ्यों के बारे में मैं आपसे विस्तार में बात करूंगा। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते उस कथा के बारे में जिसका मूल आधार मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत से शुरू होता है। विद्यार्थियों, यह पद्मावत की कथा ही पद्मिनी की ऐतिहासिकता से जुड़े हुए विविध प्रकार के प्रश्नों और इससे संबंधित शोध कार्यों को जन्म दे रही है। हमारे सामने इतिहासकारों का एक ऐसा समूह है जिसका ये मानना है कि पद्मिनी की ऐतिहासिकता में संदेह है और इस प्रकार की जो बात जायसी ने पद्मावत में कही है उसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, बल्कि वो जायसी की एक कल्पना है, एक साहित्यिक अनुभूति है। तो वे इतिहासकार जो पद्मिनी की ऐतिहासिकता को स्वीकार नहीं करते, उसके अंदर इतिहासकार गौरीशंकर ओझा, डॉक्टर के.एस. लाल, कालिका रंजन कानूनगो, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव और प्रोफेसर हबीब जैसे इतिहासकार वे पद्मिनी की ऐतिहासिकता के तथ्य से सहमत नहीं हैं। और इसके विपरीत एक मूर्धन्य इतिहासकार जिनका संबंध राजस्थान के इतिहास से है, जिन्होंने अर्ली चौहान डायनेस्टी और राजस्थान थ्रू द एजेज लिखा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, जिन्होंने उदयपुर में 1969 में राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस में भाषण देते हुए पद्मिनी की ऐतिहासिकता को सिद्ध करने के बारे में कुछ तर्क दिए। इन सभी बातों का विवेचन मैं आपसे करूंगा। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि उस मत के बारे में जो यह नहीं मानता कि पद्मिनी की ऐतिहासिकता को स्वीकार किया जाए, जैसा कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने स्वीकार किया, जैसा कि इतिहासकार टॉड ने स्वीकार किया और जैसा कि बहुत सारे चारण भाट कवि और इतिहासकारों ने जो राजपूत वंशों से जुड़े हुए थे, उन्होंने पद्मिनी की ऐतिहासिकता को स्वीकार किया। तो ऐसा कहा जाता है कि 1540 में जब पद्मावत लिखा गया और मलिक मोहम्मद जायसी ने जब लिखा, तो ये कहा जाता है कि पद्मावत से पहले पद्मिनी की कथा के बारे में हमें कोई जानकारी मिलती नहीं है। और दूसरी बात यह कि कर्नल जेम्स टॉड ने जब पद्मिनी की कथा का उल्लेख किया तो उन्होंने काफ़ी भूलें कर दी। इस कारण टॉड के मत के ऊपर संदेह किया जाता है। जैसे कि टॉड ने यह लिखा कि पद्मिनी का संबंध मेवाड़ के जो चित्तौड़ का राणा था रतन सिंह ने, बल्कि भीम सिंह का नाम उन्होंने दिया और उन्होंने लिखा कि उस वक्त नाबालिग शासक लक्ष्मण सिंह था और भीम सिंह उसका संरक्षक था और पद्मिनी का संबंध उन्होंने भीम सिंह के साथ जोड़ा। तो ऐसी स्थिति में टॉड के विवरण के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, ऐसा कहना है उन इतिहासकारों को जो पद्मिनी की ऐतिहासिकता के ऊपर संदेह प्रकट करते हैं। और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि फरिश्ता, जिससे कि 70 साल बाद, पद्मावत की रचना के 70 साल बाद अपना ग्रंथ तवारीख फरिश्ता लिखा और उसके अंदर वह पद्मिनी को रतन सिंह की पत्नी नहीं बताता बल्कि पुत्री बताता है। तो ऐसी स्थिति में फिर ऐतिहासिकता से जुड़े हुए मामले के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है और फरिश्ता का अनुकरण करने वाले हाजी उद्दबीर ने पद्मिनी के नाम का उल्लेख ही नहीं किया। तो इन सभी बातों के आधार पर इतिहासकार गौरीशंकर ओझा और इतिहासकार के.एस. लाल ने विश्लेषण करते हुए कुछ बातें सामने लाने की कोशिश की है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा का ये कहना है कि यह माना जाना कि राजा बनने के 1 साल बाद ही रतन सिंह सियलदीप गया और वहाँ 12 साल तक रहकर और फिर पद्मिनी को वापस लेकर लौटा, यह विवेकपूर्ण प्रतीत नहीं होता। उसका यह कहना है कि मेवाड़ उस वक्त
जिस प्रकार से दिल्ली सल्तनत की सीमाओं पर टिका हुआ था और जिस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं चित्तौड़ की तरफ नज़र डाल रही थी, तो ऐसी स्थिति में यह संभव नहीं था कि रतन सिंह 12 वर्ष के लिए सिहल द्वीप में जाकर बैठे। और दूसरी बात यह कि सिहल द्वीप के जिस राजा का गंधर्व सेन या गोवर्धन के नाम से पद्मावत में उल्लेख हो रहा है, वह तो उस वक्त वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। ओझा का यह कहना है कि श्रीलंका के इतिहास में गंधर्व सेन नाम का शासक कभी भी गद्दी के ऊपर नहीं बैठा। गंधर्व सेन नाम का व्यक्ति कभी भी राजा नहीं बना, बल्कि उस वक्त रतन सिंह के वक्त श्रीलंका का शासक, सिहल द्वीप का शासक पराक्रम बहु चतुर था, न कि किसी प्रकार का गंधर्व सेन। तो इस कारण भी ओझा ने पद्मिनी की ऐतिहासिकता की कथा पर संदेह प्रकट किया है। तीसरा, ओझा का यह कहना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 8 साल तक घेरा डाला। यह तार्किक आधार पर खरा नहीं होता है, क्योंकि जितने भी ऐतिहासिक प्रमाण और साक्ष्य उपलब्ध है उसके आधार पर यह कहा जाता है कि 7-8 महीने में यह किला जीत लिया गया। जनवरी में यह अभियान चालू हुआ और अगस्त के अंदर यह अभियान खत्म कर दिया गया। ठीक इसी प्रकार का विश्लेषण इतिहासकार के.एस. लाल ने भी किया। लाल ने भी लिखा है कि उस वक्त श्रीलंका का शासक पराक्रम बहु चतुर था, न कि कोई गंधर्व सेन था। और दूसरा, उन्होंने यह कहा कि 1302 में रतन सिंह मेवाड़ का शासक बना और शासक बनने के 1 साल बाद ही वह चित्तौड़ जा रहा है, वह श्रीलंका जा रहा है, 12 साल वहाँ रहकर फिर वापस आ रहा है। तो ये कैसे संभव है, जबकि हम ये देख रहे हैं कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ हमला पूरी तरीके से संपादित हो चुका था। और तीसरी बात वो ये कह रहा है कि 8 साल तक घेरा चला, जबकि 8 साल तक घेरा चलने के प्रमाण मौजूद ही नहीं है। और फिर वो ये भी कह रहे इतिहासकार के.एस. लाल की जिस रतन सिंह ने 8 साल तक अलाउद्दीन की सेनाओं का मुकाबला करने के लिए उसने अपने आप को 8 साल तक किले के अंदर रखा और अलाई फौजें 8 साल तक चित्तौड़ के किले का घेरा डाले रही और फिर भी रतन सिंह नहीं निकला। तो ऐसी स्थिति में रतन सिंह जैसा स्वाभिमानी और मर्यादावान पुरुष अलाउद्दीन खिलजी की इस बात को कैसे स्वीकार कर सकता था कि रानी पद्मिनी को शीशे में दिखाई जाए। और अंत में एक बात, इन सब पद्मिनी की कथा के अंत में एक बात मलिक मोहम्मद जायसी ने और लिखी, जिसके आधार पर यह संदेह प्रकट हो जाता है कि क्या वाकई जायसी पद्मिनी का उल्लेख कर रहा है या किसी प्रतीक या रूपक का उल्लेख करता है। वो ये कहता है कि इस कथा में चित्तौड़ देह का प्रतीक है, रतन सिंह मस्तिष्क का प्रतीक है, सिहल द्वीप हृदय का प्रतीक है, पद्मिनी चातुर्य का और अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि जायसी अपने पद्मावत में किसी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख नहीं कर रहा है, बल्कि वह किसी प्रेम कथा का उल्लेख अपनी साहित्यिक कल्पना के आधार पर कर रहा है। और इतिहासकार लाल का ये मानना है कि हो सकता है कि 1534 का जो शाखा है चित्तौड़ का, वह उसके दिमाग में मौजूद हो और उस चीज़ को उसने इससे जोड़ा हो। तो ऐसी स्थिति में के.एस. लाल का और अन्य इतिहासकारों का, आशीर्वादी श्री लाल श्रीवास्तव और कानूनगो, इन सब का ये मानना है कि पद्मिनी की कथा के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। और कानूनगो ने तो यहाँ तक कहा है, के.एस. कानूनगो, जिन्होंने शेरशाह सूरी एंड हिच टाइम्स के नाम से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, उन्होंने ये कहा है कि पद्मिनी एक व्यक्तिवाचक शब्द नहीं है, बल्कि एक गुणवाचक शब्द है। और पद्मिनी मतलब उचित सौंदर्ययुक्त गुण और बुद्धिमत्ता से युक्त गुणों के संगम वाली नारी को पद्मिनी कहा जाता था। तो इसका खंडन आगे दशरथ शर्मा ने किया और दशरथ शर्मा ने ये लिखा है कि राजस्थान में बहुत सारी स्त्रियों के नाम पद्मिनी मिलते हैं और उन्होंने नाम गिनाए भी। तो यह इतिहासकारों का एक समूह था जिसके अंदर के.एस. लाल, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, के.एस. कानूनगो और हबीब जैसे इतिहासकार इसके अंदर शामिल थे। तो उनका ये मानना था कि पद्मिनी की कथा के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ इतिहासकारों में से कर्नल जेम्स टोड ने इस कथा को स्वीकार किया और प्रोफेसर दशरथ शर्मा ने, जो राजस्थान के प्रख्यात इतिहासकार माने जाते, उन्होंने 1969 में राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस में दिए गए अपने भाषण में उपरोक्त इतिहासकारों द्वारा जो पद्मिनी की ऐतिहासिकता में संदेह करते उनके द्वारा दिए गए तर्कों का खंडन किया। उन्होंने
अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि यदि पद्मिनी की ऐतिहासिकता में मैं उपरोक्त इतिहासकारों का नाम नहीं होता, उपरोक्त बड़े बड़े इतिहासकारों का हबीब, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, के एस लाल और ओझा जैसे इतिहासकारों और के एस लाल जैसे लोगों का नाम नहीं होता तो वे इन तर्कों का खंडन करने की जहमत नहीं उठाते। लेकिन अब उन्होंने ये कहा कि अगर ये कहा जाए कि सब जायसी से पहले पद्मिनी का किसी ने उल्लेख किया ही नहीं तो ये भ्रामक है। वो ये कहते हैं कि जायसी से लगभग टाइमिंग बताते हैं 16 साल पहले 1524 ईस्वी के आसपास सल्दी तवर शासक सल्दी तवर के किसी दरबारी कवि ने सीता चरित्र नामक एक ग्रंथ लिखा था और सीता चरित्र नामक ग्रंथ के अंदर वो पद्मिनी की कथा का उल्लेख कर रहा है। तो वो कह रहा है कि सीता चरित्र में पद्मिनी की कथा का उल्लेख किया जाना इस बात की पुष्टि करता है कि पद्मिनी की ऐतिहासिकता जरूर मौजूद रही होगी। और दूसरा, वो इतिहासकार इस अपने कानूनगो के मत का भी खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि यह कहा जाना कि पद्मिनी किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, नाम नहीं है, बल्कि यह तो कोई क्वालिटेटिव शब्द है। इसका भी खंडन वो करते हुए कहते हैं कि यहाँ पे राजस्थान में पद्मिनी नाम से बहुत सारी नारियों का उल्लेख मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने उस अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पद्मिनी की ऐतिहासिकता को सिद्ध करने का प्रयत्न किया। विद्यार्थियों, अभी मैंने आपसे बात की इसके पक्ष के बारे में, इसके विपक्ष के बारे में, और मैं ये कहूँगा कि अभी भी शोध कार्य जारी है और नित्य नवीन तथ्य सामने आ रहे हैं। लेकिन फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भले ही पद्मिनी की कथा की ऐतिहासिकता प्रमाणित हो या ना हो, लेकिन पद्मिनी की कथा मेवाड़ के उन गौरवशाली पन्नों का एक अमिट हिस्सा बन गई है जो न केवल मेवाड़ के बल्कि राजस्थान के हर नागरिक में स्वाभिमान की भावना का संचार करती है। पद्मिनी की कथा मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास का एक अविभाज्य और अटूट अंग बन गई है और मेवाड़ की गौरवमयी परंपरा का एक अविभाज्य अंग है, जिसके ऊपर संदेह भले ही तर्क के आधार पर किया जाए तो किया जाए, लेकिन आस्था किसी भी प्रकार के संदेह की अनुमति नहीं देती है। और कई बार हम ये देखते हैं कि आस्थाएं तर्क के ऊपर ज़्यादा हावी होती है। लेकिन चूँकि हम इतिहास के विद्यार्थी हैं, इसलिए हमारा प्रयत्न ये रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर सच्चाई को जानने का प्रयत्न करें और चीज़ों को समझें। जय भारत, जय हिंद।